छात्राओं, कल हमने हिंदी की द्वितीय वर्ष की कक्षा में कोणार्क नाटक के शिल्प धर्मिता के बारे में बात की थी और मैंने आप लोगों को बताया कि इन उपशीर्षकों के अंतर्गत हम कोणार्क की शिल्प धर्मिता को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐतिहासिक त्रासदी और सामयिकता की बात हमने कल की थी। साथ ही मानव मन की उद्वेलित भावनाओं भी किस तरह इस नाटक में प्रतिबिंबित होती है उसके ऊपर हमने विचार किया। उसके आगे की इस कथा को या इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हुए उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा अगला उपशीर्षक था पुरुषार्थ का प्रतीक धर्मपद। धर्मपद के चरित्र में जितने भी गुण हैं वे सब पुरुषार्थ से पैदा हुए हैं। द्वंद्व का उसके व्यक्तित्व में सर्वथा अभाव है। अपने पिता के विपरीत उसमें गुण है। वह लक्ष्य में बाधित तत्वों से संघर्ष करने को तत्पर रहता है और साहस तथा पराक्रम दिखाता है। उसकी अद्वितीय प्रतिभा उसके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। कला, तर्क, संघर्ष और यहाँ तक कि मृत्यु के क्षेत्र में भी वह विजयी रहता है। धर्मपद के इस वाक्यांश से हम इसको समझ सकते हैं। धर्मपद कहते हैं जीवन के आदि और उत्कर्ष के बीच एक और सीढ़ी है, जीवन का पुरुषार्थ। अपराध क्षमा हो आचार्य, आपकी कला उस पुरुषार्थ को भूल गई है। जब मैं इन मूर्तियों में बंधे रसिक जोड़ों को देखता हूँ तो मुझे याद आती है पसीने में नहाते हुए उस किसान की, कोसों तक धारा के विरुद्ध नौका को खेलने वाले मल्लाह की, दिन भर कुल्हाड़ी लेकर खटने वाले लकड़हारी की। इनके बिना जीवन अधूरा है आचार्य। धर्मपद इन सब चीज़ों को पुरुषार्थ के माध्यम से व्यक्त करता है। नाटककार का उद्देश्य स्पष्ट लक्षित होता है कि वह ललित तथा करुण कथा ही नहीं कहना चाहता, बल्कि अपने पात्रों के माध्यम से कलाकारों के स्वाभिमान की रक्षा और अत्याचारों का विरोध करने की प्रेरणा भी देता है। मजदूरों और शिल्पियों के संघर्ष एवं त्रासदपूर्ण शारीरिक व मानसिक द्वंद्व को जिस मानवीयता और मार्मिकता के साथ उजागर करना चाहता है उसमें आज का परिवेश जीवंत हो उठता है। नरसिंहदेव एक ऐतिहासिक चरित्र है। उसकी चारित्रिक विशेषताओं को उभारने में नाटककार ने यथार्थ व कल्पना का सम्मिश्रण किया है। बहुत थोड़े से घटनाक्रम से ही महाराज की दयालुता, न्यायप्रियता, गुणग्राहकता के साथ साथ कला मर्मज्ञ व कला प्रिय व्यक्तित्व के दर्शन हो जाते हैं। वह जितने दयालु और उदार है उतने ही सीधे व सहज स्वभाव के भी हैं। अन्य चरित्र भी इस कथानक की मांग के अनुरूप महत्वपूर्ण है। सभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को निभाते हुए वर्तमान समाज की संघर्षमय परिस्थितियों में व्याप्त विषमताओं की मार्मिक व्यंजना करते हैं। अगला उपशीर्षक जो है प्रेम के समर्पण का प्रतिरूप नरसिंह का व्यक्तित्व इस नाटक में किस तरह परिभाषित होता है, अब हम उसकी तरफ दृष्टिपात करेंगे। इस नाटक में माथुर जी ने जिस बुनकर प्रेमी के माध्यम से समकालीन परिवेश का द्वंद्वात्मक चित्रण किया है, नरसिंह उसे दोनों ही स्तर पर भोगता है। शारीरिक सजा से तो उसे मुक्ति मिल भी जाती है, किंतु महारानी की कृपा से वह छूट भी जाता है, किंतु मानसिक त्रास व घुटन से उसे मुक्ति कौन दिलाए। प्रेम के प्रतिदान स्वरूप वह अपने को पूर्णतः समर्पित तो कर देता है, किंतु बदले में उसे समाज से जो दंड मिलता है उसकी निष्ठा में कमी नहीं आती। मैं यहीं रहूँगा क्योंकि तुम यहीं हो, महारानी नहीं, बाईजाबाई नहीं, लेकिन तुम मेरी शारदिया जो मेरी हो हमेशा थी, हमेशा रहोगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम के संघर्ष और समर्पण रूप में हम नरसिंह को देखते हैं। उसी प्रकार हम एक अगले चरित्र की ओर आगे बढ़ते हैं जो कलाकार के शाश्वत द्वंद्व का प्रतीक माना जाता है, और वह चरित्र है विशु की कल्पना की ऊंचाई कलात्मक मंदिर के निर्माण में और संवेदनशीलता अपने विगत प्रवासी जीवन को मूर्तियों में प्रतिबिंबित करने में दिखाई देती है। विशु सच्चा कलाकार था। वह अपनी साधना में ही लीन रहता था। राजनीतिक मामलों में उसे कोई रुचि नहीं थी। विशु को कायर प्रेमी भी कहा जा सकता है, लेकिन वह सारिका एवं उसके पुत्र से बहुत लगाव रखता था। दूसरों के गुणों का प्रशंसा था और प्रशंसा करने में वह बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता था।
किसी पद का आकांक्षी नहीं था, हमेशा काम को महत्व देता था। वह बहुत सहनशील कलाकार था तथा हमेशा स्पष्ट बात को कहने वाला था। दूसरों के प्रति सहनशील था, सहृदय और भावुक कलाकार था। इसका हम उदाहरण पूरे कोणार्क नाटक में देख सकते हैं। शिल्पी की कद्र हो, उसके गौरव पर आँच न आए, इसे ही सबसे कीमती मानता था। धर्मपद से कहे गए शब्दों से यही प्रतीत होता है। कल हमारे महाराज विजयी होंगे और तब कोणार्क के प्रांगण में मेरा और तुम्हारा, पिता और पुत्र का अद्वितीय अभिवादन होगा। शिल्पी के गौरव के आगे सारे संसार की समृद्धि नतमस्तक होगी। हम इस प्रकार की विचारधारा को विशु के व्यक्तित्व में देख सकते हैं। तो छात्राओं, हमने शिल्पगत दृष्टिकोण से, या हम कहें कि हमने पात्रों के चरित्र चित्रण के दृष्टिकोण से कोणार्क नाटक को देखा, पढ़ा और समझा। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसमें जितने भी चरितार्थ हुए हैं, वे सारे के सारे चरित्र अपने जीवन की सारी विशेषताओं के साथ इसमें हमें दृष्टिगत होते हैं। हम यहाँ पर इस अपने प्रश्न को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद छात्राओं, नमस्कार।